नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और बड़ी खबर आपको सियासत से जुड़ी हुई बता दें, तेजस्वी यादव ने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को लीगल नोटिस भेज दिया है। दरअसल नीरज कुमार ने 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाले का आरोप लगाया था। नीरज कुमार ने इसको लेकर कई कागजात भी पेश किए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर नोटिस का कोई जवाब नहीं आया तो नीरज कुमार को कोर्ट में लेकर जाऊंगा। और आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने। तो ये झूठ भ्रम और किसी के चरित्र को बदनाम करेगा कोई तो कोई तो चुप बैठेगा नहीं। लोगों को वो बोलना चाहिए। झूठ की राजनीति, जालसाजी, बदनाम करने की राजनीति, नकारात्मक राजनीति ये लोग करते हैं। तो अगर किसी को, अगर मेरे को कहा जा रहा है कि हम सैलरी घोटाला कर रहे हैं तो हम उसको लीगल नोटिस क्यों नहीं भेजें? और अगर बकायदा कोई जवाब नहीं आएगा तो हम उनको कोर्ट तक लेके जाएंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, क्या कोई नोटिस के लिए टाइम भी दिया गया है जवाब के लिए तेजस्वी यादव की तरफ से? नीरज कुमार को, ताकि वो जवाब दे दे तेजस्वी यादव को। जिस तरीके से नीरज कुमार ने आरोप लगाया था, एक खुलासा किया था तेजस्वी यादव की सैलरी को लेकर के कि उनकी सैलरी इतनी है और उन्होंने दिखाया क्या है। ये मामला भी काफी तुल पकड़ा था, इस पर सियासत हुई थी। लेकिन अब आरजेडी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा नीरज कुमार को कल ही नोटिस भेज दिया गया था, जिसकी कॉपी आज दी गई है। और उसमें कहा गया है कि आप पहले आपने जो आरोप लगाया है उसमें जो अपनी सत्यता बताइए, और नहीं तो फिर आपको हम कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो देखिए ये मामला तूल पकड़ रहा है। अब देखना होगा कि नीरज कुमार की तरफ से अब क्या जवाब दिया जाता है। कोई जवाब? जी बिल्कुल, मेरा अगला सवाल यही था शैलेंद्र, क्या कोई रिस्पॉन्स अब तक सामने आया है नीरज कुमार की तरफ से या जेडीयू की तरफ से? देखिए, जदयू का कहना है कि वो तेजस्वी यादव के द्वारा जो नोटिस भेजा गया है आरजेडी के द्वारा, उस नोटिस का जवाब तैयार किया जा रहा है। नोटिस भी दिया जाएगा और इसका जवाब भी दिया जाएगा। जदयू का दावा है कि जो आरोप लगाए गए हैं या फिर जो नोटिस भेजा गया वो बेबुनियाद है, क्योंकि उन्होंने सत्य आरोप लगाया था और जो दस्तावेज थे वो दस्तावेज के आधार पर आरोप लगाए थे। ठीक है शैलेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और देखिए, बिहार में शराब और शराबबंदी पर सियासत काफी तेज है। आरजेडी ने पोस्टर लगाकर और सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नीतीश सरकार को घेरा, तो जेडीयू और बीजेपी के नेताओं ने आरजेडी पर शराब कंपनियों से चंदा लेने का आरोप लगा दिया है और यह सवाल पूछा है कि शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया? क्या शराब कंपनियों से कोई डील हुई थी? शराबियों को नशे में घुमाने वाली शराब के इर्द गिर्द आजकल बिहार की सियासत घूम रही है। आरजेडी ने शुक्रवार की रात सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा और बिहार की सियासत लहक गई। शराबबंदी वाले राज्यों में शराब कंपनियों से क्यों लिया चंदा? क्या डील था तेजस्वी यादव? शराबबंदी पर आरजेडी ने सवाल उठाया तो जेडीयू ने जवाब देने के लिए तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और आरजेडी पर शराबबंदी में शराब कंपनियों से चुनावी बॉन्ड के जरिए 46 करोड़ 64 लाख का चंदा लेने का आरोप लगा दिया। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि शराबबंदी में शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया? क्या शराब कंपनियों से कोई डील हुई थी? बिहार और बिहार के शराबबंदी को बदनाम करने के लिए आरजेडी शराब बनाने वाली कंपनियों से 46 करोड़ 64 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड लिया। जेडीयू के आरोप के साथ बीजेपी भी खड़ी दिखी। बीजेपी नेताओं ने बताया आरजेडी को कुल 74 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिला है। इसमें 63% बॉन्ड सिर्फ शराब बनाने वाली कंपनी ने ही दिया है।
यानी आरजेडी ने कुल 46 करोड़ 64 लाख इलेक्टोरल बॉन्ड शराब बनाने वाली कंपनियों से लिया है। कंपनियों और शराब बेचने वालों के साथ इनकी मिली भगत है और ये चाहते हैं कि बिहार में शराब की बिक्री रहे, अवैध कारोबार जारी रहे और इसलिए इस तरह की रोज ये बयानबाजी करते रहते हैं। शराब और शराबबंदी पर तेज सियासत के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ही शराब बेचवा रही है। एक और आरजेडी के नेता बार बार शराबबंदी में जहरीली शराब से मौत के आंकड़े गिना रहे हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि जब शराबबंदी की शपथ ली थी तो फिर शराब कंपनियों से चंदा क्यों लिया? क्या शराबबंदी के खिलाफ माहौल बनाने की डील हुई थी? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं शराब को लेकर जेडीयू और बीजेपी के खुलासे पर आरजेडी और कांग्रेस और वीआईपी पार्टी ने पलटवार किया है। ये खुलासा कर रहे हैं, क्या चीज का खुलासा? बिहार के हर पंचायतों में शराब का ठेका खुलवाए नीतीश जी के नेतृत्व में, इसका खुलासा कि जहरीली शराब से जो मौतें लगातार बिहार के अंदर में हो रही हैं, गोदे सुने हो रही है, मांग की सुंदरी छिड़ी जा रही है, क्या इसका खुलासा? तो जनता का दमन और उत्पीड़न करने वाली पार्टी जनता दल यू है। जहां दारू अनलिमिटेड उपलब्ध है वही जनता दल यू की सरकार है। इससे बिहार की जनता मुक्ति चाहती है। नीरज जी को ये बताना चाहिए कि जेडीयू और भाजपा की सरकार में शराबबंदी के बाद शराब कितना बिक रहा है, होम डिलीवरी कितना है, आप उसकी कमाई सरकार को तो नहीं जा रही है, जेडीयू और भाजपा को कितना जा रहा है? जो शराब कंपनी वाले ने आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल जी पे कि अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब घोटाला किया, उससे भी भारतीय जनता पार्टी चंदा ले ली। भाजपा पे क्यों नहीं बोल रही है जदयू कि कितना लोगों से चंदा लिए हैं, कितना लोगों से क्या लिए हैं? सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 28 अक्टूबर को एक एनडीए के घटक दलों की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसे लेकर सियासी हलचल काफी तेज है। बैठक में क्या कुछ होगा, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई। भले ही बिहार विधानसभा के चुनाव में 1 साल का समय हो, राजनीतिक दल रणनीति बनाने में अभी से जुट गए हैं। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास एक अणे मार्ग पर एनडीए नेताओं की बड़ी बैठक होने जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि खबर यह भी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा सकती है। बैठक में घटक दलों के एमपी, एमएलए, एमएलसी और संगठन से जुड़े नेता जुटेंगे। इस बैठक में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के साथ साथ चारों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जाएगी। 28 अक्टूबर को सीएम आवास में होने वाली एनडीए की बड़ी बैठक को लेकर बिहार में सियासी बहस भी छिड़ गई है। बैठक पर विपक्ष के नेता चुटकी ले रहे हैं। एक बैठक एक अन्य मार्ग में बुला दें, चाहे दिल्ली में बुला दें, क्या फर्क पड़ता है बिहार के अंदर में? जिस तरह से तेजी में अनावश्यक तरीके से बैठक बुलाई गई है, ऐसा लगता है नीतीश जी के मन में कुछ और चल रहा होगा। वहीं एनडीए के नेता उपचुनाव को लेकर इस बैठक को काफी अहम बता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से एक साझा रणनीति बनेगी और लोकसभा चुनाव से बेहतर परिणाम। एनडीए का एक सशक्त और समृद्ध बिहार बनाने का संकल्प स्पष्ट होता है। इस बैठक में बिहार में विकास को तेज करने के लिए नई रणनीति पर चर्चा होगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें 3 सीटें इंडिया के पास थी तो 1 सीट एनडीए के पास। ऐसे में तेजस्वी यादव की साख दांव पर है और एनडीए के नेता किसी भी हाल में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर मानसिक बढ़त बनाने की फिराक में है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। यूपीएससी 2023 की रिजर्व लिस्ट जारी हो गई है और 120 नए अभ्यर्थियों का सिलेक्शन भी हुआ। अब इस पर बिहार में सियासत शुरू हो गई। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव ने केंद्र सरकार पर आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया तो शक्ति यादव ने कहा 120 में से 88 रिजल्ट सिर्फ जनरल कोटे से है, जबकि अति पिछड़ा का रिजल्ट सिर्फ 23 और SC/ST का 5 रिजल्ट है। तो आरजेडी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यूपीएससी आरजेडी की समझ से बाहर की चीज है। लगातार भारतीय जनता पार्टी डाल रही है
हम लगातार कह रहे हैं, तेजस्वी जी, लालू जी कहते रहे कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है देश के पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और आदिवासी समुदाय के हिंदू समाज के लोगों, भाजपा में अगर सटोगे तो आरक्षण से कटोगे। आरएसएस आरक्षण का पुरजोर विरोधी है और उन्हीं नीतियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर रही है। ये बैठे हुए लोग, अचेत अवस्था के नायक लोग, मुंह में दही जमाए बैठा है। बिहार के मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए, आप आरक्षण की बात करते हो, आरक्षण पर डाका डाला जा रहा है। दरअसल यूपीएससी जैसा विषय ये राजद की समझ के बूते की बाहर की बात है। सोशल जस्टिस के नाम पर ये सिर्फ समाज को बांटने और बरगलाने का काम करते हैं। यूपीएससी का जब अंतिम परिणाम जारी हुआ था 2023 का, तो मानकों का, आरक्षण के मानकों का पूरा ख्याल रखा गया, लेकिन उसमें क्या होता है, ये वेटिंग रिजल्ट है। वेटिंग रिजल्ट का सीधा, वेटिंग लिस्ट का सीधा मतलब यह होता है कि जिस श्रेणी के जो बच्चे उस समय किसी कारण से ज्वाइन नहीं की, तो उसके बदले में उतना जो पद खाली रह गया वो रिजल्ट निकाला जाता है। और बात उपचुनाव की, कैमूर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए प्रत्याशी अशोक सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने लोगों से अशोक सिंह को जिताने की अपील की। उपेंद्र कुशवाहा ने लोगों से कहा कि वो वोट मांगने के लिए आए हैं और आप ही की कृपा का परिणाम है कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में जिंदा है। हम आए हैं कहने के लिए कि आप उपेंद्र कुशवाहा के लिए वोट दीजिए। देखिए, आप ही की कृपा का परिणाम है कि उपेंद्र कुशवाहा आज बिहार की राजनीति में जिंदा है। अब बुरा नहीं मानेंगे कुछ लोग, लोकसभा के चुनाव में हम मिथिलेश तिवारी जी बैठे हुए हैं। काराकाट में मैं भी चुनाव लड़ रहा था। काराकाट में जितनी चर्चा हो रही थी चुनाव प्रचार के दौरान कि क्या होगा परिणाम, वहां के लोग जितनी चिंता व्यक्त कर रहे थे, उससे ज्यादा कैमूर के लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि काराकाट में क्या हो रहा है। जिनके मन में थोड़ी भी चिंता है उपेंद्र कुशवाहा की, एक एक वोट अशोक जी के चुनाव चिन्ह पर डालने का काम करना पड़ेगा। उपचुनाव को लेकर सियासी वार पलटवार का दौर तेज हो गया है। गया के इमामगंज विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार रोशन मांझी के पक्ष में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और इस दौरान उदय नारायण चौधरी ने जीतनराम मांझी को दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। उदय नारायण ने मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को ठेकेदार के साथ मिलकर पैसों के बंदर बांट का आरोप भी लगाया है। पानी क्यों नहीं पहुंचा और खर्च हो गया उसमें 7-8 करोड़ रुपया, 8 करोड़ रुपया। और किनके राज में बना? जब मंत्री थे लघु सिंचाई विभाग के, जिनकी पत्नी यहाँ चुनाव लड़ रही, संतोष मांझी के राज में हुआ। संतोष राज मांझी के समय में हुआ। क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए नहीं पहुंचा कि उसमें ठेकेदार से मिलजुल करके रह गए, क्या क्या सब हुआ। और ये कहते हैं कि हम काम किए हैं। ये सबसे बड़े दलित समाज के दुश्मन हैं। बेगूसराय में जेडीयू का कार्यकर्ता समागम आयोजित किया गया। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने यहां प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए बड़ी बात भी कह दी। मनीष वर्मा ने कहा कि प्रशांत किशोर जो बात करते हैं उससे ठीक उल्टा काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि वो बड़े बड़े दावे करने लगे। क्लेम बहुत बड़ा करने लगे। उन्होंने किया कि भाई कि अब हम मोदी जी को हम ही जिताए हैं। अरे भाई, देश में जब मोदी जी जैसा बड़ा नेता जो 3 बार गुजरात का मुख्यमंत्री हो, उसको जिताने के लिए चाय पे चर्चा जैसा कार्यक्रम के कारण मोदी जी जीते।
या फिर नीतीश कुमार जी जो 2 बार से मुख्यमंत्री रहे हो और 2010 में इतनी ऐतिहासिक जीत मिली हो, उसके बाद जो कहते हैं कंधा लगाए हैं। बिहार में जिस तरह का वो एक तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने को, तो जनता तो सब देख रही है कि इस दल में कौन लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र है। वो लोकतंत्र पे की बात करते हैं, वो गांधी जी पे बात करते हैं, और जो बात करते हैं उसके ठीक उल्टा काम करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने दनियावा बाईपास का उद्घाटन किया और सीएम नीतीश कुमार ने फीता काटकर 1.7 किलोमीटर लंबे दनियावा बाईपास रोड का उद्घाटन किया है। 46 करोड़ की लागत से बाईपास का निर्माण हुआ। उद्घाटन के बाद सीएम ने रोड का निरीक्षण भी किया। दनियावा बाजार में रेलवे क्रॉसिंग रहने के कारण घंटों जाम लगा रहता था। इसे देखते हुए करीब 1.25 किलोमीटर लंबे रेल ओवरब्रिज के साथ साथ NH 30A पर बाईपास भी बनाया गया है। दनियावा बाईपास का उद्घाटन होने के साथ ही वाहनों का परिचालन अब शुरू हो गया। दनियावा बाईपास के चालू हो जाने से बिहार शरीफ, नवादा, कोडरमा, हजारीबाग, रांची और टाटा जाने वाली गाड़ियों को जाम से मुक्ति मिल जाएगी। बाढ़ के बख्तियारपुर में प्राचीन काली मंदिर में भी सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। काली मंदिर के पुनर्निर्माण होने के मौके पर सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। मंत्रोच्चारण के बीच सीएम नीतीश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर पूजा की। नीतीश कुमार ने मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंदिर के पुनर्निर्माण में लगे कारीगरों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। सीएम ने बख्तियारपुर के लोगों की मांगे भी सुनी। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार की उस वक्त की, जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे। और देखिए, अंदर जाकर उन्होंने सबसे पहले पूजा अर्चना की और जो कारीगर जिन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण में अपना योगदान दिया है, उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। बढ़ते आगे, मुजफ्फरपुर में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा है कि शराब से भी मौत को छिपाने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्हें बीमारी छुड़ानी है, बात छिपाने से बीमारी बढ़ती है, इसलिए शराब से भी मौत को छिपाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना इलाके में संदिग्ध हालत में 2 युवक की मौत हो गई थी। पुलिस पदाधिकारी शराब से हुई मौत को छुपाएगा, वो बख्शे नहीं जाएंगे। मुझे बीमारी ठीक करनी है, बीमारी छुपाने से बढ़ता है। और मैं तो बता दूं कि प्रतिपक्ष में भी खुल करके सदन, सड़क से सदन तक, और आज सत्ता पक्ष में भी शराब समाज के लिए, नशा राष्ट्र के लिए नुकसानदायक है। लोक गायिका शारदा सिन्हा की अचानक तबियत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 हफ्ते से उन्हें खाने पीने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके लिए वो दिल्ली एम्स में इलाज भी करवा रही थी। लेकिन सुबह में अचानक उनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा पद्मश्री और पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित हो चुकी हैं। और शारदा सिन्हा को लेकर बिहार सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि जितनी भी सुविधा होगी उनके इलाज में, वो सभी सरकार की तरफ से भी दी जाएगी। आपको बता दें कि गंभीर बीमारी से वो काफ़ी दिनों से पीड़ित हैं और 7 दिनों से खाने पीने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। हम यह भी आग्रह करते हैं कि ऐसी स्थिति में जिन्हें हम धरोहर कहते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण देते हैं, बिहार की शान कहते हैं, तो ऐसी हमारी शारदा सिन्हा जी के लिए हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं तमाम जो हमारे अभिभावक वृंद हैं राजनीति के, उन सबसे मेरा यह आग्रह होगा कि उस परिवार की ऐसी विकट घड़ी में हम सब उनके साथ खड़ा होकर उनके साथ संवेदना व्यक्त करें, उनका सुध लें। और एक बार मैं पुनः यही कहूंगा कि हम सब प्रार्थना करें कि हम सबकी मैया, छठी मैया की पर्याय शारदा मैया जल्द से जल्द स्वस्थ होकर हम सबके बीच वापस लौटें। बिहार में छठ में माहौल हो चुका है। ताल तलैया से लेकर घरों में लोग छठ की तैयारी में जुटे हुए हैं।
लेकिन छठ की पर्याय बन चुकी स्वर कोकिला शारदा सिन्हा दिल्ली के एम्स में इलाज के लिए भर्ती हैं। उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। शारदा सिन्हा के जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर बिहार के कलाकार प्रार्थना कर रहे हैं। गायक सत्येंद्र संगीत ने शारदा सिन्हा के गीत गाकर ही छठी मैया से उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। शारदा सिन्हा दिल्ली एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। इस बीच लगातार पूरे देश भर में दुआओं का दौर भी जारी है। बिहार के कलाकार भी ईश्वर से प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं कि जल्द शारदा सिन्हा स्वस्थ हो जाएं। हमारे साथ सत्येंद्र संगीत भी हैं और पूरी टीम है। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से खबर सुनने में आई कि शारदा सिन्हा जी गंभीर हैं और स्थिति जो है चिंताजनक है? मन बहुत ही विचलित है। दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश की आन बान शान, पूर्वांचल संगीत की रानी जिसको हम कह सकते हैं, आज वो इस हालत में है, तो भगवान जल्दी उनको ठीक करें। और छठ का भी समय आ चला है, चारों तरफ उन्हीं के गीत गुंजायमान हैं, तो हृदय हर आदमी का जो है बहुत द्रवित है, बहुत दुखी है। कलाकारों के लिए वो आदर्श हैं कि हर तरफ जो है उन्हीं के गीत सुनाई देते हैं। हम चाहते हैं कि गीतों के जरिए ही प्रार्थना लगातार लोग कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। उन्हीं के गीत से हम चाहते हैं कि ईश्वर से आप लोग जरूर प्रार्थना। उनका एक लाइन वो जब पुकारती हैं, छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब, पोखरी खनाइब है। छठी मैया आई ना दुअरिया सजाइब, पोख। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।